नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समुद्री जहाज़ों के भविष्य की। क्या अमोनिया वो जवाब है जो शिपिंग इंडस्ट्री को कार्बन फ्री बना सकता है? हमारे पास साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल का एक हालिया अध्ययन है, मा एट ऑल का, जो इसी अमोनिया डीजल डुअल फ्यूल इंजन को गहराई से देखता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई डीजल में अमोनिया मिलाने से बड़े समुद्री इंजनों पर, उनके चलने पर और उनसे निकलने वाले धुएं पर, मतलब उत्सर्जन पर क्या असर पड़ता है। खासतौर पर दो चीजें देखेंगे, अमोनिया एनर्जी रेशियो AER और अमोनिया इंजेक्शन टाइमिंग AIT। देखें कि ये सब कितना प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल। और ये जरूरी इसलिए क्योंकि देखो IMO मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2050 तक शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 0 करना है। और अमोनिया यहाँ पर अहम हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता, तो जलने पर CO2 तो बनती ही नहीं। सही बात है। और ये स्टडी खासतौर पर उन बड़े स्लो स्पीड वाले 2 स्ट्रोक इंजनों पर है ना, जो आजकल चलते हैं। इसमें वो हाई प्रेशर डायरेक्ट इंजेक्शन HPDI तकनीक और काफ़ी ऊंचा कंप्रेशन रेशियो करीब 36.9 इस्तेमाल हुआ है। ये तो मॉडर्न डिज़ाइन हुआ। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि अगर फ्यूल मिक्स में अमोनिया का हिस्सा बढ़ाएं, जिसे AER कह रहे हैं, मतलब इंजन की कुल एनर्जी में अमोनिया का कितना हिस्सा है, तो उससे क्या होता है? हाँ, तो AER बढ़ाने पर जो नतीजे मिले वो काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि CO2 उत्सर्जन में जबरदस्त कमी आई। स्टडी में ये करीब 90% तक कम हो गया। आंकड़ों में कहूँ तो 472.5 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा से घटकर सिर्फ 52.5 ग्राम रह गया। 90% CO2 का, मारे वाह! ये तो सच में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पर क्या सब कुछ बढ़िया ही है या कुछ मुश्किलें भी हैं? नहीं, मुश्किलें तो हैं। जैसे जैसे AER बढ़ाया गया, इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है, ITE जिसे कहते हैं, मतलब फ्यूल की एनर्जी को काम में बदलने की क्षमता, वो गिरी। वो 54.84% से घटकर 42.2% रह गई। अच्छा, मतलब फ्यूल तो साफ इस्तेमाल किया पर उससे ताकत निकालने की क्षमता कम हो गई। और दहन मतलब कंबशन का क्या हुआ? हाँ, वो भी धीमा हो गया और ज्यादा देर तक चला। आफ्टर बर्निंग जिसे कहते हैं। हाँ, तो CO2 घटाने के लिए एफिशिएंसी से समझौता। अच्छा, अमोनिया में तो नाइट्रोजन होती है, तो फिर NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या? वो भी तो प्रदूषण है। बिल्कुल, NOx एक बड़ा सवाल है। अच्छी बात ये रही कि AER 70% तक बढ़ाने पर भी NOx उत्सर्जन अंतर्राष्ट्रीय मानकों टियर 3 के अंदर ही रहा। लेकिन एक और गैस बनती है, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और ये खुद एक बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ओह, तो एक GHG कम किया CO2, तो दूसरा थोड़ा बढ़ गया N2O। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर अच्छी खबर ये है कि N2O बनने के बावजूद कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब CO2 और N2O को मिलाकर देखें तो भी वो 70% से ज्यादा कम हुआ। और रिसर्चर्स ने पाया कि लगभग 63% AER एक अच्छा बैलेंस पॉइंट हो सकता है। वहां इंजन पावर भी ठीक देता है और प्रेशर भी लिमिट में रहता है। समझ गया। तो AER के साथ ये गिव एंड टेक है, CO2 घटती है पर एफिशिएंसी कम होती है, और N2O का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, अमोनिया इंजेक्शन टाइमिंग AIT, मतलब अमोनिया को सिलेंडर में कब इंजेक्ट किया जा रहा है। इसे स्टडी में तब देखा गया जब AER बहुत हाई 97% पर था। तो अगर इंजेक्शन थोड़ा जल्दी करें तो? हाँ, AIT को जल्दी करने से, मतलब एडवांस करने से, इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ITE काफी सुधर जाती है। जैसे टाइमिंग को टॉप डेड सेंटर के 4 डिग्री बाद से 4 डिग्री पहले किया, तो ITE 39.7% से बढ़कर 56.3% हो गई। काफी बड़ा जंप है ये। अरे वाह! तो एफिशिएंसी बढ़ाने का ये एक तरीका है। इसके साथ ही सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर है Pmax और इंजन की औसत शक्ति IMEP वो भी बढ़ी। ठीक है, लेकिन जब AER बढ़ाया था तब NOx एक चिंता थी। क्या AIT जल्दी करने से NOx पर असर पड़ता है? हाँ, यही पर दूसरा ट्रेड ऑफ आता है। AIT जल्दी करने से एफिशिएंसी तो बढ़ी पर NOx उत्सर्जन भी बढ़ गया। ओह, तो एक तरफ फायदा, दूसरी तरफ नुकसान। बिल्कुल। और इसके उलट अगर इंजेक्शन में थोड़ी देरी करें, उसे रिटार्ड करें, तो NOx उत्सर्जन कम हो जाता है और ये कमी N2O के मुकाबले ज्यादा होती है। हर डिग्री देरी करने पर NOx में ठीक ठाक कमी देखी गई।
दिलचस्प बात यह है कि AIT बदलने से CO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो डीजल कितना जल रहा है उस पर निर्भर है। अच्छा, तो AIT से हम एफिशिएंसी और NOx उत्सर्जन के बीच एक तरह का फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये एक और वेरिएबल है जिसे एडजस्ट करके बेस्ट नतीजा निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल और है, सुरक्षा। अमोनिया तो जहरीली गैस है, जहाजों पर इसे संभालना कितना मुश्किल होगा? सुरक्षा तो देखिए सबसे पहले है, जाहिर है अमोनिया के रिसाव को रोकने के लिए बहुत कड़े उपाय करने होंगे। डबल वॉल पाइपिंग, अमोनिया डिटेक्टर्स, ये सब जरूरी होंगे। क्रू की ट्रेनिंग भी बहुत अहम होगी। पर हाँ, एक थोड़ी राहत की बात ये हो सकती है कि जो जहाज आजकल LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऐसे कुछ सेफ्टी सिस्टम पहले से हो सकते हैं, तो शायद बदलाव की लागत थोड़ी कम हो। ये बात भी है। चलिए, तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। मोटा मोटा क्या समझ आया? साफ है कि अमोनिया डीजल डुअल फ्यूल इंजन में CO2 उत्सर्जन को बहुत ज़्यादा, करीब 90% तक कम करने की ज़बरदस्त क्षमता है। ये IMO के लक्ष्यों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, क्षमता तो बहुत है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल बैलेंस बनाने वाला काम है। AR बढ़ाओ तो CO2 कम होती है, पर एफिशिएंसी गिरती है और N2O बनती है। इंजेक्शन टाइमिंग AIT से खेलो तो एफिशिएंसी और NOx, N2O को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। वो जो 63% AR का आंकड़ा था, वो एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट लगता है, पर NOx और N2O को मैनेज करना सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती रहेगी। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या अमोनिया सच में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा? या फिर ये जो एफिशिएंसी का गिरना है, NOx और N2O को संभालने की जो दिक्कतें हैं और सुरक्षा की चिंताएं, क्या ये सब मिलकर इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को रोक देंगी? भविष्य की टेक्नोलॉजी इन चुनौती से कैसे निपटेगी, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।